नमस्ते हिमाचल, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। नालागढ़ से आपको दे रहे हैं जहां फायरिंग की खबर एक बार फिर सामने आई है। यहां रंजिश के चलते एक शख्स पर फायरिंग की गई है जिसमें 24 साल का नंदलाल जख्मी हुआ है। ये हमला अज्ञात हमलावरों ने किया है। घायल नंदलाल को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। नालागढ़ में एक महीने में फायरिंग का ये दूसरा मामला सामने आया है और इसमें एक युवक जख्मी हुआ है। नंदलाल उसका नाम है। पीजीआई इलाज के लिए उसे रेफर किया गया है। उम्र 24 साल है और यह हमला अज्ञात हमलावरों ने किया है। नालागढ़ में आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आपको बता दें, एक महीने में ये फायरिंग का दूसरा मामला सामने आया है। प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश का ये मामला नजर आ रहा है। 24 वर्षीय नंदलाल इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। इलाज के लिए चंडीगढ़ के पीजीआई उसे रेफर कर दिया गया है। एक पेशेंट आया है नंदलाल, 24 साल की उम्र का है। उसकी काफ़ी शार्प इन्फ्लिक्टेड इंजरीज हैं। एक तो सिर पे है, पेट पे है और बाजू में है और काफ़ी सारी इंजरीज हैं शार्प वुंड। तो उसको उसकी कंडीशन देख के उसको पीजीआई रेफर किया। तो अभी फिलहाल क्या कंडीशन लग रही थी उसका? उसका कहा नहीं जा सकता, काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी है। उसको सिर पे भी चोट है, तो क्या पता इंटरनल इंजरी हो, इसलिए रेफर करना पड़ा हमें इमीडिएटली। और जगत सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगत, 24 वर्षीय नंदलाल को गंभीर चोटें आई हैं और काफी ज्यादा इंजरी हो चुकी है, जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। पुलिस के पास ये मामला पहुंच चुका है। कहां तक इसमें छानबीन हो चुकी है? किन लोगों से पूछताछ हो रही है? जगत जी जैस्मिन, मैं बताना चाहता हूँ ये बीते कल का ये घटना है। जैसा कि 10 अगस्त को पहले भी एक गोलीकांड हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि तेजधार हथियारों के साथ उन लड़कों की हत्या की गई थी, जिसमें 4 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन एक ही महीने में दूसरी वारदात गुरुद्वारा साहिब नालागढ़ के वार्ड नंबर 7 की घटना है, जब भी एक नंदलाल उर्फ नंदू अपनी अपने बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर शेरी की ओर जा रहा था। तो जैसे ही वो गुरुद्वारा के पास पहुंचा तो वहां पर कार में सवार होकर अज्ञात लोगों ने इसके ऊपर पहले फायरिंग की और उसके बाद तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हथौड़ा मुक्के पर पड़ा था। फिलहाल इसकी हालत गंभीर है। घायल अवस्था में इसे छोड़कर फरार हो गए, लेकिन उसके बाद आसपास के लोगों की मदद से इसे नालागढ़ के सिविल अस्पताल में लाया गया और उसके बाद इसे अब हालत गंभीर देखते हुए पेट में इसके ज्यादा चोटें हैं नंदलाल नंदू के। उसके बाद डॉक्टरों ने इसकी हालत को ज्यादा नाजुक देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। फिलहाल अभी भी जो हालत है इसकी गंभीर बनी हुई है। रात को ही एसएसपी बद्दी मोहित चावला ने मौके का दौरा किया और उन्होंने कहा कि पुलिस हर तरफ से कार्रवाई कर रही है। जो भी इस मामले में आरोपी होंगे उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी भी जो हालत है युवक की हालत है वो गंभीर बनी हुई है। कहीं ना कहीं सवाल पुलिस पर उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आए दिन ऐसी क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इवन के पंजाब टच एरिया है और कोई भी कहीं पर आकर किसी के साथ भी मारपीट कर जाता है और इवन के हत्या के मामले यहाँ पर सामने आए हैं। अब देखना यही होगा कि कब पुलिस इन आरोपियों को पकड़ती है और कब इस युवक को इंसाफ मिल पाता है, या अभी हालत जिस हिसाब से उनकी बनी हुई है नंदलाल उर्फ नंदू की, वो देखना होगा कि कब वो ठीक हो पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जानकार सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि इनकी कोई पुरानी रंजिश थी और पुरानी रंजिश के चलते ये सारी जो घटनाक्रम है मारपीट। बिल्कुल जगत, पुरानी रंजिश के चलते यहाँ पर इस हादसे को अंजाम दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बार बार नालागढ़ से इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। बीते दिनों भी हमने देखा, कभी कोर्ट परिसर में फायरिंग हो जाती है, कभी सरेआम बाजार में इस तरीके की फायरिंग की जाती है। पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? किन लोगों को शक के घेरे में लेके रखा है? किन लोगों से पूछताछ हो रही है? और बड़ा सवाल यह भी, क्योंकि नालागढ़ पंजाब से सटा हुआ इलाका है, तो बहुत से बदमाश पंजाब से भी नालागढ़ आते हैं, इस तरीके की साजिश को अंजाम देते हैं और फिर पंजाब भाग जाते हैं। तो क्या पंजाब पुलिस से भी कोऑर्डिनेट हो रहा है इस पूरे मामले पर? जैसे ये रात को घटना घटित हुई, रात को करीबन 7 बजे के आसपास, कल शाम रात की घटना है 7 बजे के आसपास के बाद उसके बाद एसएसपी बद्दी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। एरिया को सील किया गया। बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ का जो पूरा एरिया है उसको सील कर दिया गया है। हालांकि एरिया में ज्यादातर सीसीटीवी फुटेज और डंप डाटा को उठाकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। दावा ये है पुलिस का कि जल्दी जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं ना कहीं सवाल एक ये भी है कि बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ से सटा है और चोर रास्ते बीच में
पंजाब को लेकर चले या हरियाणा को लेकर चले या चंडीगढ़ को, बीच में चोरसों की मदद से ये लोग आते हैं और ऐसी वारदातों को अंजाम करने के बाद फरार हो जाते हैं। बिल्कुल जगत, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पुलिस के पास इस वक्त चैलेंज बहुत बड़ा है। इस तरीके की जो घटनाएं नालागढ़ में हो रही हैं उन्हें तो रोकना ही है, साथ ही साथ उन अपराधियों को भी पकड़ना है। और वो पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जगत, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और सिरमौर के रोनाहट में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहां रोनाहट के समीप एक ऑल्टो कार खाई में जा गिरी, जिसमें प्रोफेसर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतक रमेश भारद्वाज रोहट कॉलेज में प्रोफेसर थे। मृतकों में साक्षी भारद्वाज और जयराम भी शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। तो सिरमौर में यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। हादसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गहरी खाई में ये ऑल्टो कार अचानक से जा गिरी। अब कारण क्या रहा, ये जांच का विषय है। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है, एक रोहट कॉलेज के प्रोफेसर और 2 अन्य की इसमें मृत्यु हुई है। सतीश कौशिक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या अपडेट्स हैं मौके से? क्या शवों को निकाल लिया गया है गहरी खाई से? पुलिस मौके पर पहुंची है, ताजा अपडेट्स? बिल्कुल जसमीन, आपको मैं बता दूं, शिलाई विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। रोनाहट के समीप ये ऑल्टो गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे और तीनों ही लोगों की मौका पर मौत हुई है, क्योंकि गाड़ी जो है वो गहरी खाई में गिरी थी और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को खाई से बाहर निकाला गया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शिलाई हॉस्पिटल जो वो लाया गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है और अभी तक जो ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या कुछ इस हादसे के कारण रहे। बताया यही जा रहा है कि जासुई रोड से जब ये गाड़ी निकल रही थी तो एक तीखे मोड़ पर चालक जो वो नियंत्रण गाड़ी से खो बैठा और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। फिलहाल पुलिस मामले की जो जांच कर रही है। ठीक है सतीश, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कितनी गहरी खाई में ये ऑल्टो कार जा गिरी है। पूरे तरीके से इस कार के परखच्चे उड़ गए हैं और स्थानीय लोग यहाँ पर मदद के लिए आगे आए हैं। फिर शवों को इस कार से निकालकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया जा रहा है। भयानक ये नजारा है और काफी गहरी खाई में ये कार जा गिरी है। सिंगल रोड है और हादसा किस वजह से हुआ इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और सीएम सुक्खू आज सिरमौर का दौरा करने वाले हैं, जहां वो बारिश बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। साथ ही प्रभावितों से उनका मिलने का कार्यक्रम भी है। वो यहां 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सीएम बनने के बाद ये उनका पहला सिरमौर का दौरा होगा। वो करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए शिलाई के सनोत पहुंचेंगे, जहां वो अंबोन गांव में प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। फिर नेशनल हाईवे 707 पर कच्ची ढांग सड़क का निरीक्षण करेंगे। वो सीसीआई राजवन में स्थापित किए गए आपदा प्रभावित राहत शिविर का निरीक्षण भी करेंगे। दोपहर बाद करीब 3:30 बजे वो कंडी इवाला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद सीएम सुक्खू नाहन से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि सीएम सुक्खू लगातार बीते 3 दिनों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आज सिरमौर के दौरे पर जाने वाले हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र में वो प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे। राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, 11 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा सिरमौर के लिए। बड़ी बात यह है कि सीएम सुक्खू सीएम बनने के बाद पहली बार सिरमौर जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जब वहां पर लोग बुरे तरीके से प्रभावित हैं। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, करीब 10:30-11 बजे मुख्यमंत्री यहां से रवाना होंगे। 10:30 बजे का टेंटेटिव टाइम शिमला से रखा गया है और उसके बाद नाहन वो पहुंचेंगे, सतौन में जाएंगे, सतौन के बाद अम्बोआ जाएंगे और अलग अलग कुल 3 विधानसभा क्षेत्र जो प्रभावित एरिया के अंदर हैं उनमें वो जाएंगे और ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनके हालचाल जानेंगे। इसके अलावा बेस कैंप जहाँ पर लोगों को ठहराया गया है, जिनके घर चले गए या फिर सुरक्षित हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। सीसीआई के कैंप में वहाँ पर लोगों को ठहराया गया है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और समस्याएं जानेंगे कि क्या कुछ सरकार को तुरंत करना चाहिए और क्या कुछ है जिसके लिए सहायता राशि की ज़रूरत रहेगी और अधिकारियों को निर्देश भी मुख्यमंत्री देंगे। इसके अलावा मीटिंग भी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री करने वाले हैं। हालांकि पहला दौरा ज़रूर ये मुख्यमंत्री का है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हैं उसको देखते हुए
हुए अब राहत और बचाव कार्यों की तरफ अधिक ध्यान मुख्यमंत्री का रहेगा। जायजा लगातार लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री तमाम प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं, चाहे वो मंडी जिला की बात हो या इससे पहले कांगड़ा मुख्यमंत्री गए, शिमला में मुख्यमंत्री स्पॉट पर खुद गए, चाहे समर हिल हो या फिर सांगटी में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो तमाम प्रभावित क्षेत्रों पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और अब लेकिन जो सिरमौर का मुख्यमंत्री का दौरा है काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले जिस दिन आपदा आई थी 4 दिन पहले, तब भी मुख्यमंत्री का दौरा शेड्यूल हुआ था। एक ही परिवार जब बादल फटा था, जिस गांव में मुख्यमंत्री अभी जा रहे हैं वहां पर बादल फटने से एक ही परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई थी और काफ़ी दर्दनाक ये हादसा हुआ था। अचानक से बादल फटने के कारण पूरा मकान बह गया था और वहाँ पर कुछ एक क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पूरे गाँव को खतरा है। काफ़ी लोगों को रेस्क्यू करके ठहराया गया है, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, उसका जायजा भी मुख्यमंत्री लेंगे। और खासकर NH 707 कच्ची ढांग के पास लगातार बाधित हो रहा है। पिछले करीब हम कह सकते हैं 24 जून के बाद से अब तक लगातार NH 707 कच्ची ढांग के पास प्रभावित हो रहा है। वहाँ का निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर किया जा सकता है या फिर किस तरफ के प्रपोजल की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट रोड है ये, हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड के साथ कनेक्ट करता है। तो ऐसे में काफ़ी लोग वहाँ से होकर चंडीगढ़ की तरफ या फिर हिमाचल से बाहर जाने के लिए उस मार्ग को यूज़ करते हैं, दिल्ली के लिए मार्ग यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस इस सड़क की है। ऐसे में क्या वहाँ पर व्यवस्था की जा सकती है ताकि भविष्य में इस प्रकार की दिक्कत ना झेलनी पड़े, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री स्पॉट विजिट करेंगे। इसके अलावा तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। स्थानीय विधायक बिल्कुल राजेंद्र, तीनों विधानसभा क्षेत्र में राहत शिविरों में जहां पर लोगों को रखा गया है उनसे सीएम सुक्खू मुलाकात करेंगे। और एक और अहम सवाल राजेंद्र यहां पर यह भी खड़ा होता है कि सीएम सुक्खू 3:30 बजे फिर सिरमौर से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बीच क्योंकि शिलाई से विधायक हैं हर्षवर्धन चौहान, कैबिनेट मंत्री हैं, क्या वो भी उनके साथ नजर आएंगे इस दौरान? बिल्कुल, सिरमौर में तमाम जो स्थानीय विधायक हैं उनके मौजूद रहने की पूरी उम्मीद है। हालांकि विपक्ष की तरफ से विधायक हैं पौंटा साहिब से सुखराम चौधरी, वो भी इस दौरे के दौरान मौजूद रह सकते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जो अन्य दोनों विधायक हैं हर्षवर्धन चौहान कैबिनेट मंत्री है, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, स्थानीय लोगों के पास जाएंगे और उनकी समस्याओं के बारे में ज़रूर जिक्र होगा। और मुख्यमंत्री से कोशिश की जाएगी विधायकों की तरफ से अधिक सहायता राशि मुख्यमंत्री से मांगी जा सके या फिर प्रदान लोगों को करवाई जा सके, ताकि तुरंत जो रिलीफ प्रदान करने की ज़रूरत है वो हो सके। और इसके अलावा लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज जैस्मिन अब सरकार के समक्ष जो आने वाला है आने वाले दिनों में, वो लोगों को दोबारा से बसाने को लेकर है, लोगों को छत प्रदान करने को लेकर है, क्योंकि एक बड़ी कमाई जीवन की लोग अपने घरों के ऊपर लगा देते हैं। ऐसे में जब घर असुरक्षित हो जाते हैं या फिर बह जाते हैं, फिर उस स्थिति में कैसे दोबारा से लोगों को बसाया जाए, कहाँ बसाया जाए, क्योंकि प्रदेश में बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जो असुरक्षित हो चुकी हैं, पूरे गांव असुरक्षित हो चुके हैं। तो फिर लोगों को क्या सरकार की तरफ से ज़मीन उपलब्ध करवाई जाएगी या फिर घर बनाने में कुछ सहायता की जाएगी? बहुत सी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर शहरी विकास योजना, बहुत सी योजनाएं हैं। बिल्कुल राजेंद्र, योजनाएं बहुत सी हैं और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वर्तमान स्थिति के इतर जो आगे आने वाला हिमाचल प्रदेश का समय है वो काफी कठिन होने वाला है। एक तरफ सरकार कह रही है कि खजाना खाली है, ऐसे में ना जाने कितने हजारों लोग बेघर हो गए हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को भारी नुकसान हुआ है, कैसे इसकी भरपाई हो पाएगी, ये अपने आप में एक बेहद अहम सवाल है सरकार के सामने। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज के समान है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया, नजर आप बना के रखें, तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, नाचन विधानसभा से आगे आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। संजय जायसवाल के बयान पर कांग्रेस नेता असित नाथ तिवारी का पलटवार, कहा अगर नारेबाजी हुई है तो इसके पीछे संजय जायसवाल का ही हाथ होगा। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने पर मदन सहनी ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा जब उनके साथ रहते हैं तो सुशासन दिखाई देता है, जब अलग होते हैं तो जंगल आज नजर आता है।
राजा पाकर से कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास के खिलाफ खोला मोर्चा, पिछड़ों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। आरजेडी ने पटना की दीवारों पर बीजेपी के खिलाफ लिखे नारे। ऋतुराज सिन्हा ने जिला प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा इसी मामले में हमारे ऊपर 5 थानों में एफआईआर दर्ज हुई थी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष शिवराज चौधरी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर उठाए सवाल, कहा सीएम को दिल्ली में किसी ने भाव नहीं दिया। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा जेडीयू 5 सीट भी नहीं जीतेगी। सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट को कांग्रेस ने बताया मानसिक दिवालियापन, कहा रांची आए ताकि उनका इलाज कांके में कराया जा सके। साहिबगंज के भोगनाडीह से बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा शुरू, 10 अक्टूबर तक हर विधानसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा। बीजेपी की संकल्प यात्रा पर सबसे ज्यादा बरसे चेयरमैन शासक विजय हांसदा, कहा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से घबरा गई है बीजेपी। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। नाचन विधानसभा क्षेत्र के प्रभावितों को तिरपाल न मिलने को लेकर विधायक विनोद कुमार पहले कानूनगो पर भड़के और इसके बाद उन्होंने एसडीएम बल को जमकर खरी खोटी सुना डाली। अब ये मामला इतना बढ़ गया है कि एसडीएम और पटवार कानूनगो संघ ने विधायक साहब से सरेआम माफी न मांगने पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दे डाली है। दरअसल नाचन विधानसभा क्षेत्र के ब्रिखमणी, रिफल और शाली के लोगों को तिरपाल देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें तिरपाल देने से मना कर दिया गया। लोगों की शिकायत पर भाजपा विधायक विनोद कुमार कानूनगो कार्यालय पहुंचे और कानूनगो पर आग बबूला हो उठे। इसके बाद वो एसडीएम बल स्मृतिका नेगी के कार्यालय में पहुंचे और वहां पर भी जमकर भड़के। एसडीएम नेगी विधायक के रवैये को देखकर रो पड़ी। वहीं विनोद कुमार ने कहा कि अगर लोगों को 2000 के तिरपाल के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़े तो फिर अधिकारी और कर्मचारियों को किस बात के लिए बैठाया गया है। नेगी जी से वहां पे बात की, मैंने कहा जब इन लोगों को आपने बुलाया तो तिरपाल क्यों नहीं दे रहे हो? आपकी जिम्मेवारी बनती है, तनख्वाह आपको इस चीज़ की दी जाती है, तो स्वाभाविक है कि आज फिर उन सभी परिवारों को जब बाद में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस होने के बाद जो है उन सभी परिवारों को तिरपाल जो है वो एसडीएम के माध्यम से दिए गए। अगर पहले दे देते तो शायद इस तरह का नहीं होता। लड़ाई लड़के जो है एक 2000 रुपये के तिरपाल के लिए अगर इतनी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़े तो किस लिए ये अधिकारी कर्मचारी जो है सरकार ने यहाँ पे बिठाए हुए हैं। हम लोग हर दिन काम कर रहे हैं, तो मैं विधायक साहब को ऐसा बोलता नहीं हूँ, चेतावनी देता हूँ कि आप सार्वजनिक माफ़ी मांगें। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग आज 7 बजे उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और कल हम डीसी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, जितने भी हम मंडी डिस्ट्रिक्ट के पटवारी हैं। जब मैंने उनको कहा कि सर वेरीफाई करने के लिए मैं ही आपके साथ स्पॉट पे चलती हूँ कि कहीं कोई दबाव तो नहीं है, किसी व्यक्ति को गलत तो नहीं जा रही है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। बट मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है, चलिए हमारे साथ चलता रहता है, बट मेरा फील्ड स्टाफ कहाँ जाएगा? एक व्यक्ति इसका इतनी बदतमीजी, उसको उठा के आप ले आए, वहाँ पे 50,000 कैश पड़ा था, जो कैश डोल का पैसा वो बांट रहे थे लोगों को। हड़बड़ी में जो लेडी का ओके थी वो तो वहाँ से बाहर निकल गई और वो कैश कहाँ गया हमें नहीं पता। तो विधायक महोदय, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस तरीके से नहीं होता सर। 2 साल हमें भी हो गए हैं यहाँ पे। हर व्यक्ति का अपना सम्मान है और उसकी मतलब अपनी कार्य प्रणाली है सर। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमको समझना पड़ता है, हमको खरीदनी भी है वो चीज़, कोटेशनें भी पूरी करनी है, फॉर्मेलिटीज।
चलिए आगे बढ़ेंगे और कुल्लू मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जगह जगह भूस्खलन के कारण ट्रैफिक के लिए बंद है। ऐसे में कुल्लू मनाली लेह लद्दाख के लिए कुल्लू मंडी वाया कंडी कटौड़ा सड़क मार्ग से ट्रैफिक बहाल हो गई है। इसके लिए समय सारणी निर्धारित की गई है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि कुल्लू से कटौड़ा की ओर के लिए प्रातः सुबह 9 से 10 बजे और शाम को 3 से 7 बजे के बीच केवल छोटे वाहनों को ही आवाजाही के लिए छोड़ा जाएगा, ताकि छोटे मालवाहक वाहनों को बजौरा से छोड़ा जाएगा। इसी प्रकार कमांद से कुल्लू की ओर को रात्रि 1 बजे से प्रातः 6 बजे तक तथा दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक भारी वाहनों को छोड़ा जाएगा। सड़क पर बहाली का कार्य लोक निर्माण विभाग रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक करेगा। कुल्लू से मंडी के लिए मेन एक्सेस है वो वाया कटिंडी कटौला कमांद रूट है। वही एक मेन एक्सेस है जिसके थ्रू हमारी इसेंशियल सप्लाईज भी आ रही हैं और इसी रूट के थ्रू जो हमारी फार्मर्स की प्रोड्यूस है और जो रोज़मर्रा के कामों को लेकर जिन लोगों को इस रूट को यूज़ करना पड़ रहा है वो भी इसी रूट के थ्रू जा रहे हैं। तो हर तरह के कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए इसमें एक समय सारणी जो आज मंडी प्रशासन के साथ और PWD के साथ मिलकर निर्धारित करी गई है और इसके हिसाब से जो है यहाँ से प्रतिदिन 3 से 7 बजे तक इवनिंग में हमारी जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स फार्मर्स प्रोड्यूस की जो व्हीकल्स हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा। उनके साथ जो आम लोगों की गाड़ियाँ। और सीएम सुक्खू लगातार राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बुधवार को सीएम ने कांगड़ा का दौरा किया था तो गुरुवार को सीएम ने मंडी का दौरा किया। दौरे को लेकर खास बातचीत की संवाददाता रणवीर सिंह ने। इस खास बातचीत में सीएम ने उस बात का भी खंडन किया जिसमें उनके हवाले से बिहार के लोगों पर की गई टिप्पणी को एक अखबार में छापा गया था। हिमाचल में इस बार भीषण आपदा हुई है और मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों का जो है लगातार दौरा कर रहे हैं और मोर्चे पर हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। सर, आप अलग अलग जगहों का दौरा आपने किया है, लेटेस्ट मंडी का आपने किया है, क्या हालात है सर प्रदेश में? कई लोगों के घर बह चुके हैं और जब फील्ड में जाकर परिस्थितियों का पता लगता है, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। पिछले कल भी मैं फतेहपुर था, वहाँ भी बाढ़ से पूरी तरह लोग प्रभावित हुए हैं, पर वो बारिश की बाढ़ से नहीं हुए हैं। फतेहपुर और इंदौरा में जो पोंग डैम से पानी छोड़ा गया उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। कल मैं और क्षेत्रों का भी दौरा करूँगा और अब कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुँचाई जा सके। सर, रेस्क्यू भी बहुत लोगों को करना पड़ा, विस्थापन हुआ है, लोगों के घर खाली किए गए हैं। देखिए, युद्ध स्तर पर हम कार्य कर रहे हैं। आर्मी के हमने Mi-117 हमने लगा रखे हैं और बहुत जल्दी हमने इवैक्यूएशन करवाया है और जहां भी हमारे पास जो भी सामर्थ्यता एक सरकार के पास होनी चाहिए, हमने तुरंत प्रभाव से फैसले करके हम जल्दी उसको ठीक करवा रहे हैं। संसाधन हमारे पास बेहद कम है, किस तरह मैनेज कर रहे हैं आप? और हजार लोग प्रभावित हैं, राहत भी देनी है। देखिए, आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बाद भी कहीं और जगह से हमें कट लगा के काम तो करना ही है, लेकिन इस समय हमें आपदा प्रभावित परिवारों की मदद करना है, यही उद्देश्य है। सर, अलग अलग बयान आ रहे हैं, एक अंग्रेजी अखबार भी कोट कर रहा था, क्या लगता है सर, क्या कारण आप मानते हैं? क्या कोट कर? उन्होंने कोट किया कि वो जो कंस्ट्रक्शन हुआ, खासकर बिहार का जिक्र किया। बिहार की बात नहीं है इसमें, बिहार के लोग जो कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पर, बिहार की नहीं बात है, वो तो बेचारी लेबर है, पता नहीं किसने कोट किया। हाँ, वो गलत है। कहने का मतलब कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अच्छी होनी चाहिए और लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेटा हार्ड होना चाहिए और पिलर की स्ट्रेंथ कितनी है, फ्लोर की स्ट्रेंथ कितनी है और कितने पिलर, कितने स्टोर, कितनी स्टोरी को उस स्ट्रेंथ को क्षमता है उसमें, तो इस दृष्टिकोण से कहा है। केंद्र से कोई और मदद मिल पाई है सर अभी तक? से मुझे लगता है जल्दी अंतरिम राहत की पहली किस्त हमें मिलेगी। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री हमारे साथ है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि केंद्र से जो है अभी मदद का इंतजार है और अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर मुख्यमंत्री गए हैं वहां पर भीषण तबाही हुई है और जैसा सोचा था उससे कहीं
ज्यादा तबाही हुई है और लगातार मुख्यमंत्री जो है दौरा करते रहेंगे। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। पेट सफा आयुर्वेदिक